तो तमाम बधाई संदेश मिल रहे हैं और इस बीच वो संदेश पहले सुनते हैं जिसने इस सफर को सबसे करीब से देखा है, नीरज चोपड़ा की मां सरोज। बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मेडल दिया है बच्चे का और मेहनत करी है। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यही उम्मीद है, वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद। बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, तो नीरज पे आ गया। तो मैंने तो भी बच्चे खूब कर रहे थे और दिए भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था। तो ये भारतीय स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही खुशी का लम्हा है और उसके बाद जब वो एशियन गेम्स का समय अभी आ रहा है तो ये उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम शानदार प्रदर्शनों के बाद हम यानी कि टीम इंडिया जो है और जो पूरा कॉन्टिंजेंट है वो बेहतर तैयार है। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डेप्यूटी एडिटर द हिंदू राकेश राव और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व एथलीट अमित खन्ना। राकेश राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो लम्हा है जहां पर भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही कहूं तो बेहतरीन फेज रहा है। कई मेडल्स कई जगह पर, पिछले हफ्ते देखिए प्रज्ञानंदा की इतनी चर्चा थी, इस दफा इतनी खुशी की खबर। तो ये जो एथलेटिक्स में हम देख रहे हैं तमाम अच्छे परफॉर्मेंसेस, इसको किस तरह से हम देखेंगे, आप कैसे एनालाइज करेंगे? फैसिलिटीज बेटर हैं, मौके बेहतर हैं, क्या अच्छा हो रहा है भारतीय एथलेटिक्स के साथ? नगमा देखिए, न्यूज आ रही है हर जगह से, चाहे वो शतरंज हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, और ऐसे भी शूटिंग से हमारे पास रेगुलरली आते रहते हैं, आर्चरी से आते रहते हैं। तो इसमें देखिए हुआ क्या है कि पहले ये होता था कि हम लोग जो इंडियंस थे, आज से 20 साल पहले भी, 20-25 साल पहले, हम लोग पार्टिसिपेट करने जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे कि हम पार्टिसिपेट करके आ गए। मोहल्ले में बड़ी हमारी शान हो जाती थी कि हम पार्टिसिपेट करके आए। अब हम कंपीट करने जाते हैं। ये एक बेसिक फर्क है, माइंडसेट का बहुत फर्क है, क्योंकि ये जनरेशन जो है 25 साल की अगर मैं बात करूं तो अभी जो कंपीट कर रहे हैं, जैसे नीरज की उम्र ही 25 साल है, तो एक्सक्यूज मी, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है कि ये जनरेशन को एक्सपोजर भी अच्छा मिला है। क्योंकि अगर हम देखें 2010 से थोड़ा पहले से, जब से ये पता लगा कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स होल्ड कर रहे हैं, तो ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए ये हो गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए ये हम देंगे। ये एक माइंडसेट का फर्क है। उसके बाद से अगर आप देखें कि हम अब हर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा, ओलंपिक के अलावा, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर स्पोर्ट्स, हमारे प्लेयर्स वहां जा रहे हैं। तो एक चीज ये हो गई है कि अब हम लोग उन लोगों से जो वर्ल्ड चैंपियंस थे या वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स थे, उनसे डरते नहीं। अब हम लोग उनकी तरफ देख के कहते हैं अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको हर दूसरे टूर्नामेंट में देख रहे हैं, उनके साथ आपको एक मौका भी मिलता है कि आप जाके उनसे जाके एक बात करें। तो ये जनरेशन जो है ये डरता नहीं है, और ये एक फर्क पड़ा है कि आपका जो माइंडसेट चेंज हुआ है, सेल्फ बिलीफ, जो आप अपने आप के ऊपर जो आपका भरोसा रहता है वो ज्यादा हुआ है। और ये जनरेशन ने जो परफॉर्म किया है, इसीलिए हम जब देखते हैं ये जनरेशनल चेंज है। इंफॉर्मेशन ज्यादा है आपके पास, फैसिलिटीज ज्यादा है, जनरेशनल चेंज है, माइंडसेट की में बहुत बदलाव है। अब हम सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे, हम जीतने के लिए जा रहे हैं। किसी से डर नहीं है, तमाम जगह पार्टिसिपेशन ज्यादा है। अमित खन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने खुद रिकॉर्ड बनाया और उस दौर में और अब के दौर में जिस तरह की फैसिलिटीज हैं अमित, और आपने कल जो वो रिले रेस देखा और कितनी शानदार प्रदर्शन वहां पर थी तमाम भारतीयों की, जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखी। तो उस लम्हे को आपने जरूर देखा होगा अपनी पूरी टीम के साथ में। आप बताएंगे वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या आपने देखा इसमें? मुझे तो अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं जैसे मैं उस लम्हे के बारे में सोचता हूँ। सबसे पहले तो पूरे देश को बहुत बहुत बधाइयाँ। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय ऑल द एथलीट्स, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो या 4x4 की रिले हो या अदर फाइनलिस्ट हो जैवलिन के, उनको भी ना भूलें, क्योंकि पहले 6 स्थान में से 3 भारतीय रहे हैं इस जैवलिन में। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि माइंडसेट का डिफरेंस है डेफिनेटली। एथलीट्स, इससे पहले मेरे को याद है हमारे टाइम पे बहादुर प्रसाद जब भागने जाते थे तो उनको ये बोला गया था कि एक राउंड आप आगे लगा दीजिए ताकि इंडिया की जर्सी दिख जाए। लेकिन अब टाइम्स चेंज हो गया है, लेकिन इस चेंज के पीछे
एथलीट्स के साथ साथ मैं कहूंगा सरकार का, मैं कहूंगा फेडरेशन का बहुत बड़ा योगदान है। और कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि कुछ इवेंट, देखिए सबसे पहली चीज है कि आज से करीब 10 साल पहले एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन तैयार करी, जिसमें से कुछ इवेंट सिलेक्ट किए गए अंडर द मेंटोरशिप ऑफ डॉक्टर ललित कुमार भनोट, हु इज द चेयरमैन, Adil Sumariwala, who himself was an Olympian, and Anju Bobby George, who herself was a world champion. इन तीनों की मेंटरशिप में ये एक कमीशन बनी है, जिसमें से कुछ इवेंट सिलेक्ट किए गए हैं जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि जैवलिन थ्रो, जैसे कि 400 मीटर, जैसे कि जंप्स, जैसे कि 3000 मीटर स्टीपल चेस, 20 किलोमीटर वॉक। तो आपने ड्यूरिंग दीज 10 years डिफरेंस देखा होगा इन फ्यू इवेंट्स में, चाहे वो आप जैवलिन देख लीजिए, अगर आप जंपर्स देखें तो आज हमारे पास 8 मीटर प्लस कई जंपर्स हैं। तो ये प्लानिंग चल रही है, कैच देम यंग वाली, नीरज चोपड़ा ने एक रेवोल्यूशन लेके आया है, और उसका फायदा उठाते हुए सरकार ने क्या किया है, अंडर 12 कैटेगरी शुरू कर दी है जैवलिन की, जैवलिन डे बना दिया है, और अंडर 12 में ह्यूज पार्टिसिपेशन रही है बच्चों की। तो कैच देम यंग, सेट देयर हैंडराइटिंग यंग एट ए यंगर एज, ताकि आप उनकी टेक्निक जितनी जल्दी आप उनको सिखाएंगे उतना जल्दी वो उसको मास्टर करेंगे। तो इन चीजों का बहुत योगदान रहा है। आई वुड से इट इज ए टीम एफर्ट, और आई थिंक वी आर मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी हु इज बिहाइंड दिस। जी, और अभी भी आप देखें, जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे जैवलिन है तो इतना पॉपुलर उसको किया नीरज चोपड़ा ने, और अब आप देखेंगे कि शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे आना चाहेंगे इसमें। ऐसे ही आप रिले देखें तो अब जो ये कामयाबी मिली है उसमें भी शायद और लोग प्रोत्साहित होंगे आगे आने के लिए। और आपने सही याद दिलाया कि पहली बार है कि 3 इंडियन है टॉप 6 में इस समय वर्ल्ड फाइनल में, तो ये कमाल की बात है। और ऐसे में अब एशियन गेम्स ज्यादा दूर नहीं है अमित, वैसे में ये टीम इंडिया और ज्यादा मजबूत, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा जोश में नजर आती है। और क्या ये उम्मीद की जा सकती है या क्या लगता है कि हम अपनी मेडल टैली इस दफा हमारी बहुत बेहतरीन होगी, सबसे अच्छी होगी हमारे जो परफॉर्मेंस रहा है? 100% यस। मैं कहूंगा आने वाले एशियन गेम्स में भारत अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और अब तक जितने पदक नहीं जीते इस बार उतने पदक लेके आएगा। मैं अगेन आप बताना चाहूंगा, ड्यूरिंग 90s हमारे एक जैवलिन थ्रोअर थे सतबीर सिंह, उन्होंने जब 80 मीटर्स के करीब थ्रो मारी तो हम लोगों ने कहा वाओ 80 मीटर्स थ्रो। आज भारत के पास 12 ऐसे थ्रोअर्स हैं पिछले जिन्होंने थ्रो मारी है। सो दिस इज इनक्रेडिबल प्लानिंग। कमिंग एशियन गेम्स, वेदर इट इज 4x400 मीटर रिले हो, चाहे वो लॉन्ग जंपर्स हो, हमारे पास 8 मीटर प्लस लॉन्ग जंपर्स हैं, चाहे वो ट्रिपल जंपर्स हो, चाहे वो विमेन लॉन्ग जंप हो, तो हम लोगों वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस। हम लोगों की बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाली है। एक्सपेक्टिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। राकेश राव, जो अमित कह रहे हैं कि इस समय अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही, तैयारी बेहतर है, एक टीम वर्क है, और एशियन गेम्स के लिए हम बहुत बेहतर तैयार हैं, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे वो रिले हो, चाहे वो जैवलिन हो। तो ये जो कंटिंजेंट जो भारतीय पूरा कैंपेन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, किस तरह की उम्मीद लगती है एशियन गेम्स के लिए? देखिए, एशियन गेम्स में हम लोगों ने हमेशा इम्प्रूव तो किया ही किया है, क्योंकि पहले मुझे याद है अगर हम पहले देखें कि 1982 में जब हम होस्ट थे तब का हमारा जो परफॉर्मेंस था वो बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरे ख्याल से। मतलब जो नंबर ऑफ गोल्ड थे 13-14 जितने भी गोल्ड आए वो उतने साल के बाद, अब हम बात कर रहे हैं उस बात को 40 साल से ज्यादा हो गए। अब हम बात करते हैं कि हम ठीक है, चाइना जापान 2 कंट्रीज हैं, कोरियंस के साथ हम कंपीट करके उनसे आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इस रीजन में भी वी आर नॉट स्पोर्ट्स सुपर पावर्स, हम अभी भी नहीं कहते हैं, लेकिन दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम हो रहा है। और ये जो रिजल्ट जो हम आज देख रहे हैं इसकी नींव बहुत पहले डाली गई, लेकिन अब ये एक चीज आ गई है कि स्पोर्ट्स को लोग अब खेल नहीं समझते, इट इज अ प्रॉपर इंडस्ट्री। उसमें आप अपनी जो है अगर आप अभी से उसमें जाएं तो काफी पेरेंट्स का भी जो अगेन 25 सालों में जो चेंज आया है वो है कि पेरेंटल अप्रोच, जो पेरेंट्स का पहले होता था कि भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब वहां से हट गया है कि आप आजकल अगर आप देखें क्रिकेट एकेडमी में पेरेंट्स अपने बच्चे को डालते हैं
वो ये नहीं कहते इनको इंडिया खेलना है, इनको यार एक बार आईपीएल खिलवा दो। दैट मीन्स स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी लाइफ एक बार सेट हो जाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप इंडिया जब आप करते हैं, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो अप्रोच है उसमें एक चेंज आया है, आप सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, आपको जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो पहले इंडिया में नहीं होता था। पहले हम देखें फैसिलिटीज वो नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैश इंसेंटिव नहीं थे, और मजे की बात यह है कि जो सस्टेन्ड एक प्रोग्राम है जैसे हम कहते हैं टॉप स्कीम, अगर आप ऊपर हैं तो आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा अगले टूर के पैसे कहां से आएंगे, गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर यू। परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो गया है ये, वो एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है। तो अब लोग इंस्पायर्ड हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि सारी जगह, नॉट जस्ट 1-2 डिसिप्लिन, क्रिकेट अपनी जगह है, लेट्स नॉट इवन मिक्स द टू। मैं कह रहा हूं कि जो ओलंपिक डिसिप्लिन नहीं है, जैसे शतरंज है, देखिए हम लोगों ने पहले कि इसमें नगमा एक चीज आप याद रखें, एक माइंडसेट का जो चेंज आया है, पहले हम लोग यही मान के चलते थे कि जहां पे स्पीड है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, ऐसी चीजों में हमारा कोई, हम लोग मैच कर ही नहीं सकते दुनिया को। 100 मीटर का रेस हम नहीं जीत सकते, मैराथन हम नहीं जीत सकते, वेट लिफ्टिंग हम नहीं जीत सकते, और जो स्पीड है 100 मीटर की रेस हम नहीं जीत सकते। तो ये 4 एस तो हट गए, एक एस बच गया इसके वाला, वो है स्किल। तो हमारे सारे जो अच्छे मेडल आते थे या कुछ आते थे, वो किस में आते थे, जहां पे कि ये पहले 4 एस नहीं लगते हैं, सिर्फ स्किल बेस्ड। शतरंज हो गया, बिलियर्ड, स्नूकर हो गया, निशानेबाजी हो गया, आर्चरी हो गया, ये सब में अगर देखिए स्किल बेस्ड। तो ये टेक्निक बेस्ड जितनी भी हैं, जैवलिन वगैरह, अब उसमें चेंज आ गया। आपने कई बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताई हैं, पर हमारे पास इतना ही अब वक्त है। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस बातों को उठाया, और बहुत इंपॉर्टेंट अमित आपने भी, और आपने भी ये बात बताई कि राकेश के अप्रोच बहुत बदला है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे फैसिलिटीज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, आपको फिक्र नहीं करनी है, पेरेंटल अप्रोच बदला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल को कोई भी खेल में नहीं ले रहा है, तो बहुत गंभीरता आई है, जीतने के लिए खेला जाता है, और वही नतीजा आप सामने नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम, और उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर साइफर केबल मामले में और कसा शिकंजा, जेल में हुई जमकर उनसे सवाल जवाब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक तरफ तो साइफर मामले में शिकंजा कस गया है, लेकिन एक राहत की खबर यह है कि देशद्रोह मामले में सेडिशन के जो चार्जेस थे उसमें बलूचिस्तान की अदालत ने उन्हें राहत दे दी है। लेकिन तोशाखाना मामले के बाद साइफर यानी कि डिप्लोमेटिक केबल लीक मामले में भी दोषी पाए जाने के बाद इमरान खान की जेल की सजा लंबी हो सकती है। साइफर केबल विदेशी मिशन की ओर से भेजा जाने वाला संदेश है, जिसे दिखाकर इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का दावा किया था। और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब साइफर मामले में भी शिकंजा कस गया है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद इमरान खान अटक जेल में बंद हैं। उनसे साइफर मामले को लेकर पूछताछ की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 घंटे चली इस पूछताछ में इमरान खान ने माना कि उन्हें ठीक ठाक याद नहीं कि साइफर कहां है, शायद वो गुम हो गया है। आइए जानते हैं कि ये साइफर मामला है क्या। मार्च 2022 में पाकिस्तान के फैजाबाद की रैली में एक कागज निकालकर इमरान खान ने दावा किया था कि उनको ये साइफर मिला है, जिसमें उनकी सरकार के गिराने की कोशिश के पीछे अमेरिकी साजिश का पता चलता है। साइफर या केबल में आई ये बातचीत अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू और अमेरिका में तब के पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद के बीच की है। इस कोडेड केबल को डिकोड कर उसका जो अनुवाद मीडिया में आया है, उसके मुताबिक डोनाल्ड लू ने असद मजीद से कहा कि यूक्रेन पर पाकिस्तान की नीति को लेकर अमेरिका में बहुत नाराजगी है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इमरान खान मॉस्को के राजकीय दौरे पर थे। ये पीएम इमरान खान का अपना फैसला लगता है। यूएन में वोटिंग के दौरान भी पाकिस्तान कई बार अनुपस्थित रहा है। अगर इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव में हरा दिया जाए तो अमेरिका पाकिस्तान की इन गलतियों को माफ कर देगा, वरना आगे का समय बहुत कठिनाई भरा होगा। इमरान खान ने इस केबल को अपनी हर सभा में बहुत तूल दिया। अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद साइफर को लेकर अमेरिका के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। साइफर को सार्वजनिक करना आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध माना गया और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया।
इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान सरकारी गवाह बन गए। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब एक बार फिर इमरान खान से पूछताछ की गई है। इमरान खान दलील दे चुके हैं कि वे साइफर को प्रधानमंत्री कार्यालय में ही छोड़ आए थे, लेकिन मीडिया हाउस इंटरसेप्टर में इस साइफर का ब्यौरा छपने के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि उसे इमरान खान ने ही लीक किया। पाकिस्तान में हाल ही में सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में संशोधन किया गया है। माना जा रहा है कि ये साइफर मामले में इमरान खान पर शिकंजा कसने के मकसद से ही किया गया। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक इम्तियाज गुल और साथ ही हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं पूर्व एम्बेसडर प्रभु दयाल। इम्तियाज गुल साहब, जो हाल ही में संशोधन किए गए हैं कानून में और अब जो साइफर मामले में इमरान खान से जितनी पूछताछ हुई है, क्या हो सकता है आगे? अब इमरान खान के जो सज़ा मिली थी वो आगे और लंबा हो सकता है जेल टर्म उनका, उनकी पॉलिटिकल करियर, और उस पर क्या असर देखते हैं आप इसका? देखिए, अभी तक तो जो कुछ हुआ है उससे यही पता चल रहा है कि चूंकि केस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ कोई साइफर का केस नहीं है या तोशाखाना का केस नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे भी 150 कम से कम केसेस हैं। तो उसमें बुनियादी तौर पर लगता यह है कि बहुत जल्दी इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। उनको एक केस में रिलीफ अगर मिल भी जाता है तो उनको अभी बहुत सारे केसों का सामना करना है, और लगता यह है कि अगर आइंदा इलेक्शन होते भी हैं तो उसमें ना इमरान खान साहब गालिबन खुद भी नहीं होंगे और उनके बहुत सारे साथी हैं वो भी नहीं होंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि उनकी पार्टी के लोग इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ लें। अब पेशावर में छोटा से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, उसमें एक इंडिकेटर ये मिला, कल हुए वो इलेक्शन, और उसमें अकेले इमरान खान की जो पीटीआई है उनको 14 मेरा ख्याल सीट्स मिली, जो कि पेशावर डिवीजन का था। एक वैसे एक छोटा सा इंडिकेटर है, लेकिन उसके मुकाबले में जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, उन्होंने मिल के भी उनको कोई 17-18 सीट्स मिली हैं। तो एक छोटा सा इंडिकेटर है, और उसमें अगर तो इंडिपेंडेंट भी इनको इजाज़त मिल गई तो हो सकता है फिर पार्टी चलती रहे। लेकिन फिलहाल ऐसे लगता है कि उनके लिए जो स्थिति है बड़ी कठिन है। सही कहा आपने कि एक दो मामले नहीं हैं, बहुत सारे मामले, 150। लेकिन अभी ही खबर कुछ घंटों पहले आई थी कि बलूचिस्तान की कोर्ट ने उन्हें सेडिशन के जो चार्जेस लगे थे उसमें उनको राहत मिली है, और उनकी लॉयर की तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी गई पोस्ट करके। तो एक ये राहत मिली है। बाकी जो केसेस हैं वो कितने ज़्यादा संजीदा केसेस हैं जो उन पर अभी जो जेल हुई है वो तो तोशाखाना, और उसके बाद अब ये जो डिप्लोमेटिक केबल्स की बात है उसमें तो लंबा चलेगा इनका जेल टर्म, ये तो है ही। पर उसमें हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि तोशाखाना केस के बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले ही कह दिया था कि बड़े बेसिक फ्लॉज हैं तोशाखाना केस के जजमेंट में, जो कि सेशन कोर्ट के जज ने दिया था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी फ्राइडे के रोज़ ये मान लिया था कि इस जजमेंट में बड़ी गलतियां हुई हैं। तो ये केस अब टेक्निकली समझे कि इमरान खान और उनके वकीलों ने जीत लिया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे केस है। अब सारा डिपेंड इस पे करता है कि बाकी केसों में जज किस हद तक अपना जो इख्तियार है, अपनी जो अथॉरिटी है वो इस्तेमाल करते हैं, अपना विजडम इस्तेमाल करते हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि आया ये केसेस जेन्युइन हैं, मोटिवेटेड हैं, या इसका डिटर्मिनेशन जाहिर है जजों ने करना है। तो अभी इमरान खान के लिए काफ़ी रास्ता बाकी है, मुश्किलें तो हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रभु दयाल। ये जो साइफर केबल मामला है जिसमें किसी भी विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश में जो भेजे जाने वाला संदेश है, जिसको दिखाकर इमरान खान ने ये कहा था कि ये देखें मेरे पास सबूत हैं कि कैसे पाकिस्तान की मेरी जो सरकार है उसके खिलाफ साजिश बाहर से हो रही है, ये मामला बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया उनके ऊपर में। तो ये डिप्लोमेटिक केबल्स जो होते हैं इसमें इसको लीक करना, ये कितना बड़ा ये एक तरह से क्राइम माना जाता है, और कैसे आप डिप्लोमेट, आप पूर्व एम्बेसडर रहे, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इस तरह की पहले कहीं कोई मिसाल है? डिप्लोमेटिक केबल्स को लीक करना नगमा जी बिल्कुल गलत है। और वास्तव में क्या हुआ है कि इमरान खान साहब को ये याद नहीं है कि उन्होंने वो केबल रखा।
वो कुछ ये कह रहे हैं कि शायद उनसे वो केबल खो गया। ये बड़ा सीरियस मामला। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि उनका टकराव फौज से है, इसलिए इस मामले को फौज और आगे बढ़ाएगी। मैं आपके पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं उनसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि इमरान खान की जो मुश्किलें अभी कोई खत्म होती नहीं नजर आ रही है, कि उनके ऊपर बहुत से केसेस। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था मई के महीने में कि 120 केसेस हैं, अब पढ़ने में आ रहा है कि 200 से ऊपर केसेस हैं। तो कुछ में वो रिहा भी होते जाए, लेकिन जो उनकी लीगल प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हो। उसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान ये समझ बैठे कि वो फौज से टक्कर ले सकते। पाकिस्तान कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां फौज रूल करती है। फौज से टकराव करना खतरनाक है। और इमरान खान जरूर बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो ये समझ बैठे कि वो उस पॉपुलैरिटी की वजह से वो फौज से टक्कर ले सकते। अब वो तो बहुत उन्होंने मिस कैलकुलेशन कर दिया। और मेरे विचार में भी कोई फौज उनको ऐसे छोड़ेगी नहीं। कई केसेस हैं, उनका बाहर आना बहुत मुश्किल लग रहा है। और तो ये जो आपने कहा कि मिसकैलकुलेशन है एक तरफ से इमरान खान की तरफ से, इम्तियाज गुल साहब, ये जो मिसकैलकुलेशन है और उनकी पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, उनकी पॉपुलैरिटी पे क्या असर अभी दिखता है वहां पर? और पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की पार्टी PTI का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल बढ़ती चली जाती है। जो भी एक्शन PTI या इमरान खान के खिलाफ होता है उसके नतीजे में पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो जाता है। और उसमें अजीब सी बात है, मज़े की बात है कि जितने गरीब लोग हैं, गरीब जो जनता है जो कि बड़े मार्जिनलाइज्ड हैं, उसमें इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत चीखें मार रहे थे। और फरवरी 2022 तक जो ट्रेंड जो बना हुआ था वो यही था कि इमरान खान बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद सारा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 9 अप्रैल को उनके खिलाफ वो कामयाब भी हो गया, उनकी सरकार ख़त्म हो गई। उसके बाद से उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो शूट अप कर गई। और अभी तो कुछ ऐसे ही लगता है कि जिससे होता है ना कि मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो गया है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो उसमें ज़्यादा किरदार उन गरीब लोगों का है जो ये शायद समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। आगे बिल्कुल वही हैं। तो इसलिए अब देखना होगा कि अगर इलेक्शन में वो उनको आज़ादी से उनको हिस्सा लेने दिया जाता है तो ये जो उनके लिए सिंपैथी है, हमदर्दी का जज्बात हैं, वो किस हद तक ट्रांसलेट होते हैं इन अ विक्ट्री फॉर PTI। जी, ये देखना ज़रूरी है कि ये तमाम जो उनके लिए सिंपैथी वेव है, जो हमदर्दी है, वो क्या सियासी लड़ाई में उनके किसी काम आती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल साहब और प्रभु दयाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान खान की मुश्किल फ़िलहाल बढ़ी हुई है, जेल में हैं वो, और बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, सैकड़ों केसेस हैं। तो कितनों में वो छूटते हैं, क्या होता है? पर यह ज़रूर है कि उनकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है, ख़ास करके जो वहाँ का लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब तबका है। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। इसरो ने ट्वीट करके ये कहा है कि 27 अगस्त 2023 को रोवर प्रज्ञान के रास्ते में 4 मीटर चौड़ाई घेराई का एक क्रेटर आ गया है जो रोवर से 3 मीटर आगे था। इसके बाद रोवर को अपना रास्ता बदलने का कमांड दिया गया। वो सुरक्षित तरीके से अपने नए रास्ते पर अब बढ़ रहा है। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं साइंस एडिटर पल्लव बागला। भारत का चंद्रयान 3 मिशन अपना काम चांद की कक्षा में अच्छे से कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर अपना काम कर रहे हैं। प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर वो भी काम कर रहे हैं। आज इसरो ने खबर दी
कि प्रज्ञान रोवर को जब चांद की सतह पे चलाया जा रहा था तो उसके सामने एक थोड़ा प्रज्ञान रोवर से बड़ा क्रेटर उनके सामने आया और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को वापस रास्ते पे लाया गया और वो क्रेटर के अंदर नहीं गया। देखिए, यही दर्शाता है कि प्रज्ञान रोवर का जो काम है वो जारी है और उससे जो विज्ञान करना है इसरो को वो भी अच्छी तरह से कर रहा है। और जो चांद की सतह है उस पे क्रेटर्स भी हैं, उस पे बोल्डर भी हैं और उसकी हमने अच्छे से मैपिंग भी कर रखी है। तो ये जो क्रेटर आया ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। चांद की सतह पे ऐसे क्रेटर हैं और इसको अगर बचा के वापस ले आए हैं प्रज्ञान रोवर को कि वो क्रेटर में नहीं गया, तो ये तो एक अच्छी बात है कि प्रज्ञान रोवर भी सेफ है। और ये भी दर्शाता है कि मिशन कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में जो वैज्ञानिक हैं और साइंटिस्ट हैं वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि ये जो रोवर है ये 26 किलो का है, 6 पहिए हैं, इसमें बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटी सी बच्चों की गाड़ी जैसा रोवर है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े किसी क्रेटर को पार कर लेगा। तो इसको अगर कोई क्रेटर दिखा इसरो के वैज्ञानिकों को जो इसको नहीं पार कर सकता था तो उसको रास्ते से वापस ले आए। तो ये तो बहुत ही एक सही चीज दिख रही है कि मिशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। जो वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो अपना काम कर रहे हैं। कल चंद्रयान 3 के एक टेम्परेचर प्रोफाइल निकल के आई थी, वो भी दर्शाती है कि जो टेम्परेचर थर्मो सेंसर है वो भी काम कर रहा है। तो अगर कहाँ तक कहा जाए तो चंद्रयान 3 का मिशन अभी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। 14 दिन का समय है इसरो के पास, जिसमें कि सूरज है उस जगह पे शिव शक्ति पॉइंट पे और उसके चारों बगल वो प्रज्ञान रोवर को शिव शक्ति के पास चला सकते हैं और उसके बाद 14 दिन बाद उसको सुधार दिया जाएगा। और ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके बाद वो जागे। अगर नहीं जागता तो विज्ञान तो 14 दिन में हो ही जाएगा। तो ये जो एक क्रेटर आया और उससे रोवर को वापस ले आए, ये तो दर्शाता है कि सब कुछ मोर और लेस विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर पे ठीक है और विज्ञान का काम प्रज्ञान रोवर का चल रहा है। और इसरो ने इस बीच ये जानकारी पोस्ट की है कि 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा। लॉन्च करने के मौके पर इसरो ने लोगों को भी बुलाया है। हरियाणा के नूह में आज जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त की गई थी और प्रशासन ने आज ब्रजमंडल यात्रा नहीं निकलने दी है। यात्रा के ऐलान के बाद से ही पूरे इलाके में बड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। साथ ही पुलिस ने नल्हड़ मंदिर को पूरी तरह से सील कर दिया था। मंदिर के 1 किलोमीटर तक के दायरे में किसी को नहीं जाने की इजाजत थी। हालांकि बाद में पुलिस ने वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार और कुछ अन्य लोगों को जलाभिषेक की इजाजत दी, लेकिन इसके लिए पुलिस उन्हें साथ लेकर गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह से। शाम होने को है और नूह में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा पुलिस ममता सिंह जी लगातार पिछले 1 महीने से यहाँ पर हैं। थोड़ा तो राहत की सांस ले रही होंगी। आज इतना बड़ा कॉल था, फोर्स के साथ सुबह से आप दौरे पे थी, थोड़ा एक साई ऑफ रिलीफ? हाँ, मैं काफ़ी ये कह सकती हूँ कि मैं ही नहीं, मेरी पूरी फोर्स और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जिनके दिशा निर्देश पर आज सारी व्यवस्था हमने यहाँ की है, हम सबको इस बात की खुशी और तसल्ली है कि आज का दिन बहुत सुख शांति के साथ निपट गया, किसी भी अप्रिय घटना के बिना। आसपास के कई इलाकों में कुछ लोगों को आपने प्रिवेंटिव डिटेन किया था, उनको आपने छोड़ दिया। क्या वो आना चाह रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे भीड़, क्या मोटिव थे उन लोगों के? देखिए, आसपास के कुछ ज़िलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो मॉनिटरिंग थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगा था कि जैसे कुछ
ग्रुप मोबिलाइजेशन हो रहा है और वो ग्रुप मोबिलाइजेशन में जिस तरह की बातें आ रही थी मीडिया पोस्ट के ऊपर, तो हमें लगा कि बाहर का ग्रुप मोबिलाइजेशन यहाँ की जो हमारी एक कानून व्यवस्था है और यहाँ का जो एक शांतिप्रिय जो माहौल बना हुआ है उसमें शायद कुछ अड़चन डाल सकता है, इसलिए उनको हमने वहाँ पर रोका गया। और क्योंकि अब ये परिस्थिति सब है, दिन भी ढल गया, सब कुछ ठीक हो गया है, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा।